21वीं सदी में आबादी एक ऐसी समस्या बन गई है जिसका कोई हल नहीं है। इसलिए इंसान मंगल ग्रह पर बसने की योजना बनाते हैं। लेकिन क्योंकि लाल ग्रह अभी इंसानों के रहने लायक नहीं है, इसलिए पहले उन्हें उसे टेराफॉर्म करना होगा। तो वे गाय और कॉकरोच जैसे साधारण जीवों को वहां भेजकर शुरुआत करते हैं। सालों बाद 2597 में अपराधी कोमाची और नानाओ टोक्यो की गलियों में जान बचाकर भाग रहे हैं क्योंकि पुलिस उनके पीछे है। वे बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस उन्हें घेर लेती है। उसी वक्त उनके सामने एक उड़ने वाली कार उतरती है जिसमें डॉक्टर होंडा सवार हैं, जो अपनी ही प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि मंगल पर रहने से पहले उन्हें कॉकरोचों को खत्म करना होगा। उनका असिस्टेंट बताता है कि कोमाची और नानाओ पर कत्ल का शक है, इसलिए वे इस प्रोजेक्ट के लिए एकदम सही हैं। होंडा उनके पास जाते हैं और उन्हें अपनी लैब ले जाकर एक ऑफर देते हैं। अगर वे मंगल पर जाकर सारे कॉकरोचों का सफाया कर देते हैं तो उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे और उनके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। शर्त बस ये है कि उन्हें पहले एक खतरनाक सर्जरी करवानी होगी। कोमाची पहले मना कर देता है क्योंकि उसे होंडा पर भरोसा नहीं है, पर नानाओ तुरंत मान जाती है, इसलिए कोमाची भी उसके साथ रहने के लिए राजी हो जाता है। 2 साल बाद नानाओ और कोमाची एक पूरी टीम के साथ बक्स-2 नाम के जहाज में मंगल की ओर उड़ रहे हैं। जिन कसरत करने का शौकीन है और कोमाची को 2-2 हाथ करने के लिए कहता है। मैच बराबरी पर छूटता है, पर जिन कहता है कि उसने एक नौसिखिए पर रहम किया था। फिर वह नानाओ को पटाने की कोशिश करता है। वह उसे मना कर देती है और कहती है कि कोमाची ने उसे आज़ाद कराया है। पर इचिरो इस बात पर हंसता है कि क्या इसे आज़ादी कहते हैं। जब ली खाना खा रहा होता है, ताजुका सोती हुई मारिया के पास दबे पांव आता है और उसका हाथ चूसकर उसे डरा देता है। तो मारिया मदद के लिए अपनी दोस्त ओसेको के पास भागती है। जब वे वहां से गुजरती हैं तो तोरा मारू और योशिका ने उन्हें घूरते हैं, जिस पर ओसेको उन्हें डांटती है। फिर नानाओ टीम के बारे में कुछ गौर करती है कि तोरा मारू और योशिका ने याकुजा हैं। ओसेको एक भ्रष्ट पुलिस वाली है, ताजुका एक सीरियल किलर है, मारिया एक गैर कानूनी प्रवासी है। ओसेको बच्चों से गलत काम करवाता है, इचिरो एक हैकर है और ली एक आतंकवादी है। ये सोचकर कि उसे और कोमाची को कैसे चुना गया, वह हैरान होती है कि क्या होंडा सिर्फ अपराधियों को ही काम पर रखता है। पर जिन कहता है कि वह तो बस एक किकबॉक्सर है और शायद उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि उन सबको पैसों की सख्त जरूरत थी। उसी पल कैप्टन दोजिमा और लेफ्टिनेंट मीना सबको अपनी जगह पर जाने को कहते हैं क्योंकि वे पहुंचने वाले हैं। लैंडिंग सही रहती है और जब वे बाहर देखते हैं तो मंगल अब लाल नहीं रहा। टेर्राफॉर्मिंग की वजह से यह अब धरती जैसा दिखता है। मीना एक ताकतवर केमिकल छोड़ती है जिससे कॉकरोच मर जाएंगे और दोजिमा टीम को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है ताकि वे इलाके की जांच कर सके कि सफाई का काम सही चल रहा है या नहीं। जब असुका को योशिकाने के साथ भेजा जाता है तो वह दोजिमा से कहती है कि वह एक याकुजा के साथ काम नहीं करेगी और इचिरो के साथ जाने की जिद करती है। योशिकाने को बुरा लगता है, पर झगड़ा टालने के लिए दोजिमा मान जाता है। टीम के जाने के बाद दोजिमा एक ड्रोन भेजता है जिसे बक्स-1 मिलता है, जो जापान ने 10 साल पहले चोरी छिपे भेजा था। कैप्टन होंडा से संपर्क करके उसे जांच दिखाता है और कहता है कि अब तक सब ठीक चल रहा है। तो होंडा खुश हो जाता है क्योंकि अगर मिशन कामयाब रहा तो दुनिया पर राज करने वाली तकनीक उसके हाथ लग जाएगी। इस बीच टीमें जांच कर रही हैं और जिनको अजीब लगता है कि उन्हें अब तक एक भी मरा हुआ कॉकरोच नहीं मिला। वह और मारिया आगे बढ़ते हैं, पर जैसे ही वे कुछ चट्टानों के पीछे जाते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वहां हाथों में डंडे लिए 3 अजीब जीव खड़े थे। वे दोनों तुरंत छिप जाते हैं और उलझन में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें मंगलवासियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। वहीं पास में कोमाची और नानाओ को भी वैसा ही एक जीव मिलता है। कोमाची उससे बात करने की कोशिश करता है, पर अचानक वह जीव नानाओ पर हमला करके उसकी गर्दन मरोड़ देता है। लाश को नीचे गिराकर वह बहुत तेज रफ्तार से भाग जाता है। उसी वक्त जिन वहां पहुंचता है और बताता है कि उन जीवों ने दिसुका को भी मार दिया है। पूरी टीम भागकर जहाज में वापस आती है और नानाओ की लाश को मेडिकल रूम में छोड़कर वे दोजिमा से सवाल करते हैं, जिसे सच पहले से पता था। इंसानों ने 500 साल पहले कॉकरोचों को मंगल पर भेजा था और इतने समय में अंतरिक्ष के रेडिएशन और हालातों की वजह से वे बहुत तेजी से विकसित हो गए हैं। टीम ने जिन जीवों को देखा वे असल में कॉकरोच ही हैं, जो अब इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और सरकार ने उन्हें टेर्राफॉर्मर्स का नाम दिया है। टीम धोखा खाने पर गुस्से में है। तभी होंडा एक होलोग्राम के रूप में सामने आता है। वह सबको याद दिलाता है कि उन्होंने खुद को पैसों के लिए बेचा था और आने से पहले उनकी सर्जरी हुई थी, जो सिर्फ मंगल पर सांस लेने के लिए नहीं थी। पता चलता है कि उनके जीन में कीड़ों का डीएनए डाला गया है, जो उन्हें सुपर पावर देगा। सबको कॉकरोचों से लड़ने के लिए कहकर होलोग्राम गायब हो जाता है, जिसके बाद दोजिमा समझाता है कि इन शक्तियों को जगाने के लिए उन्हें खुद को बग सेल एक्टिवेटर का इंजेक्शन लगाना होगा। शरीर में बदलाव तो होगा, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही मिनटों तक रहेगा और वे वापस सामान्य हो जाएंगे, बशर्ते वे इसका ज्यादा इस्तेमाल न करें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे मर जाएंगे। दोजिमा सारी जानकारी क्रू के सूट में भेज देता है।
जो सीधे उनके दिमाग से जुड़ जाती है, और तेजुका को लगता है कि यह मज़ेदार होगा। बाकी क्रू खुश नहीं है और मीना जानना चाहती है कि दोजीमा ने कुछ क्यों नहीं बताया, तो वह समझाता है कि उसे इसे गुप्त रखने के आदेश मिले थे। कुछ क्रू सदस्य धरती पर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उसी पल कंप्यूटर उन्हें चेतावनी देता है कि कॉकरोच जहाज की ओर बढ़ रहे हैं। ली बाहर जाकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि एक बार जब वे यहाँ का काम खत्म कर लेंगे तो वे वापस जाकर अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल सरकार से बदला लेने के लिए कर सकते हैं। वॉली बाहर जाता है। दूसरों को पता चलता है कि उसने मध्य पूर्व में लड़ाई लड़ी थी और उसका नाम इम्मोर्टल गॉडली था, इसलिए वहां से जिंदा बचने के बाद ये कॉकरोच उसके लिए कुछ भी नहीं होने चाहिए। बाहर पहुंचते ही ली खुद को एक्टिवेटर का इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसे बॉम्बार्डियर बीटल की शक्तियां मिल जाती हैं। ये कीड़ा रसायनों को मिलाकर एक छोटी फुहार बनाता है जो आग फेंकने वाली मशीन की तरह काम करती है। ली का शरीर इंसान और बीटल के मिश्रण में बदल जाता है और फिर वह एक कॉकरोच से लड़ना शुरू कर देता है। उसी गति और ताकत के साथ वार करता है जैसी उस जीव की है। चूंकि कॉकरोच हार नहीं मानता, ली अपनी नई शक्ति का उपयोग करता है और उस जीव पर शक्तिशाली आग के गोले छोड़ता है, जिससे वह बुरी तरह जल जाता है। पहले तो लगता है कि वह जीत गया, लेकिन जल्द ही कॉकरोच संभल जाता है और फुर्ती से ली को मार डालता है। उसी समय एक और कॉकरोच अंतरिक्ष यान के ऊपर कूदता है और उसे तोड़ने के लिए अपने सिर से अल्ट्रा टेम्पर्ड कांच पर वार करने लगता है। फिर वह अंदर आ जाता है और तुरंत क्रू के 2 सदस्यों को मार डालता है। इसलिए दोजीमा अपना इंजेक्शन लेता है और उसे दक्षिण अमेरिका की पैरापोनरा चींटी के जीन्स मिल जाते हैं। ये कीड़ा अपने वजन से 100 गुना ज्यादा भार उठा सकता है और इसका डंक इतना दर्दनाक होता है कि लगता है जैसे गोली लगी हो। इस ताकत की बदौलत दोजीमा आसानी से कॉकरोच को फर्श पर पटक देता है, जिससे वह मर जाता है। बदकिस्मती से कंप्यूटर को पता चलता है कि कॉकरोचों का एक पूरा झुंड जहाज की ओर बढ़ रहा है। ओसाका सोचती है कि ये कॉकरोच उन्हें क्यों मारना चाहते हैं और मैरी समझाती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भी उन्हें मारना चाहते हैं। जैसे उसे याद आता है कि जब उसने पहली बार एक कॉकरोच देखा था तो उसने उसे बिना किसी वजह के मार दिया था। ज्यादातर क्रू वापस धरती पर जाना चाहते हैं। हालांकि मीना को पता चलता है कि कंट्रोल पैनल खराब हो चुका है और बैकअप सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। दोजीमा तुरंत एक योजना बनाता है। टीम बग्स 1 के पास जाएगी और बग्स 2 को ठीक करने के लिए सभी जरूरी हिस्से लेकर आएगी, जबकि वह यहीं रुकेगा ताकि कॉकरोचों से लड़ सके। मरे हुए जीव के फेरोमोन का इस्तेमाल करके वह बाकी सभी कॉकरोचों को अपनी ओर खींचेगा ताकि टीम सुरक्षित यात्रा कर सके। कुछ आदमी रुककर कप्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन इचिरो उन्हें जाने के लिए कहता है क्योंकि रुकने वाला वह खुद होगा। जैसे ही कॉकरोच जहाज पर चढ़ना शुरू करते हैं, टीम बाहर निकलने का रास्ता बनाती है, लेकिन कामाची पहले नानाओ से मिलने के लिए रुकता है और वादा करता है कि वह उसके लिए वापस आएगा। जाने से पहले वह उसके मुंह से कुछ अजीब धागे निकलते हुए देखता है। टीम रोवर के अंदर जाती है और क्योंकि उसे कॉकरोचों के झुंड के बीच से गुजरना होगा, तेजुका लड़ने के लिए आगे आता है। वह अपना इंजेक्शन लेता है और उसे रोव बीटल का डीएनए मिलता है, जो दुश्मन पर गैस के गोले छोड़ सकता है ताकि फिर तेज रफ्तार से भागा जा सके। जब मीना दरवाजा खोलती है तो वहां ढेरों कॉकरोच इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए तेजुका गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है और उन पर गैस छोड़ता है, जिससे रोवर के सुरक्षित निकलने का रास्ता खुल जाता है। जहाज पर वापस इचिरो अपना इंजेक्शन लेता है और कॉकरोचों के अंदर घुसने से ठीक पहले खुद को बदल लेता है। हालांकि जब दोजीमा लड़ रहा होता है, इचिरो छिपने के लिए भाग जाता है। ज्यादा से ज्यादा कॉकरोच आते रहते हैं और जैसे जैसे दोजीमा लड़ता जाता है, उसे वह दिन याद आता है जब होंडा ने उसे भर्ती किया था। उस समय दोजीमा ने एक सीनियर को मुक्का मारकर अपना करियर लगभग बर्बाद कर लिया था, लेकिन होंडा ने उसे मंगल ग्रह से एक अंडा वापस लाने के बदले फिर से कप्तान बनने का प्रस्ताव दिया था। आखिरकार कॉकरोच इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उनसे लड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इचिरो पूरे जहाज को सील कर देता है और बंद होते दरवाजे से कुछ कॉकरोचों को कुचल देता है। फिर वह जहाज के अंदर की ऑक्सीजन बाहर खींच लेता है, जिससे अंदर के सभी कॉकरोच जल्द ही दम घुटने से मर जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो लड़ाई जारी रखने में कामयाब होते हैं और दोजीमा कभी भी उनका सामना करना बंद नहीं करता, लेकिन आखिरकार हवा की कमी के कारण वह और इचिरो भी बेहोश हो जाते हैं। इस बीच जिन कामाची से नानाओ के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है और कामाची उस दिन के बारे में सोचता है जब उन्हें भर्ती किया गया था। अपनी मां को खोने के बाद नानाओ अपने सौतेले पिता के शोषण का शिकार हो गई थी, जो उससे पैसों के लिए गलत काम करवाता था। एक शाम कामाची ने उसे नानाओ को पीटते हुए देखा और वह उसे बचाने आया। उसने आसानी से उस आदमी के हथियार छीन लिए और उसे 2 करारे वार दिए। उस आदमी को परवाह नहीं थी क्योंकि नानाओ कानूनी तौर पर अभी भी उसकी थी, लेकिन जब उसका ध्यान भटका हुआ था, नानाओ ने उसका गिरा हुआ चाकू उठा लिया और उसे गोद दिया। अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए कामाची ने तुरंत उससे चाकू छीन लिया और उस आदमी को कई बार वार किया ताकि ऐसा लगे कि यह उसने किया है। अब वर्तमान में
कामाची जिन से पूछता है कि वह मंगल ग्रह पर क्यों आया, और जिन बताता है कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा क्योंकि उसके इकलौते दोस्त की बीमारी से मौत हो गई थी और वह अब बिल्कुल अकेला है। उस पल रोवर के अंदर की टीम को अपनी ओर कुछ विशाल आता हुआ दिखता है, जैसे कोई सुनामी हो, लेकिन असल में वह तिलचट्टों की एक विशाल लहर है। मीना रोवर को उस लहर के बीच से निकालती है जबकि ताजू का गैस छोड़ना जारी रखता है, जिससे बहुत सारे तिलचट्टे खिड़कियों से टकराकर कुचल जाते हैं। रोवर सुरक्षित बाहर निकल आता है और वे जश्न मनाते हैं, पर तभी उन्हें एक दूसरी और उससे भी बड़ी लहर आती दिखती है। क्योंकि ताजुका अकेला इसे नहीं संभाल पाएगा, इसलिए मारिया और ओसुको भी खुद को बदलने के लिए इंजेक्शन ले लेते हैं। ओसुको को ओकिनावा के हार्ड शेल वीविल की शक्तियां मिलती हैं, जिसका कवच इतना सख्त होता है कि हाथी भी उसे नहीं कुचल सकता। मारिया एक रेनबो स्टैग बीटल है, जिसके पास एक गजब का छलावरण कवच है जो दुश्मन को धोखा दे देता है। म्यूटेट होने के बाद दोनों महिलाएं छत पर ताजुका के साथ शामिल हो जाती हैं और उसके लिए ढाल का काम करती हैं। इससे रोवर को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, लेकिन लहर पार करने के बाद गाड़ी पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे अंदर बैठे सभी लोग बाहर गिर जाते हैं और वह तिकड़ी जमीन पर जा गिरती है। अचानक रोवर अपने आप ऑटो पायलट पर चालू हो जाता है और उन तीनों को पीछे छोड़कर चला जाता है। तिलचट्टे जल्द ही उन्हें घेर लेते हैं और कुछ ही सेकंड में बिना किसी रहम के उन तीनों को मार डालते हैं। कुछ देर बाद टीम की नींद खुलती है और वे खुद को बग्स वन पर पाते हैं, इस बात से बेखबर कि पास ही एक ड्रोन उन पर नजर रख रहा है। तोरोमारू और योशिकाने गेट की रखवाली के लिए बाहर रुकते हैं जबकि बाकी लोग जांच के लिए जहाज के अंदर जाते हैं, लेकिन जब मीना डायग्नोस्टिक चलाने की कोशिश करती है तो वे ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि जहाज का कंप्यूटर धरती पर किसी को डेटा भेज रहा है। उसी वक्त उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और वे बाहर भागते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि योशिकाने और तोरोमारू मारे जा चुके हैं। योशिकाने एक डाइविंग बीटल था और तोरोमारू एक मोल क्रिकेट, लेकिन उन्हें कभी पानी के नीचे और जमीन के अंदर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। अचानक ढेर सारे तिलचट्टे छिपने की जगह से बाहर आते हैं और पता चलता है कि वे उन हथियारों को चलाना जानते हैं जो उन्होंने बग्स वन से छीने थे। वापस ग्रुप की ओर कोमाची फैसला करता है कि उन्हें लड़ना होगा और वह जापान के एशियाई जॉइंट हॉर्नेट में बदलने के लिए इंजेक्शन लेता है, जो कि सबसे ज्यादा आकस्मिक मौतों के लिए जिम्मेदार कीड़ा है। ये बिना किसी चेतावनी के हमला करता है और मधुमक्खियों के उलट ये बार बार डंक मार सकता है। इन शक्तियों के साथ कोमाची आसानी से तिलचट्टों के शरीरों में छेद कर देता है और बिना पसीना बहाए उन्हें मार डालता है। जल्द ही जिन मदद करने का फैसला करता है और माइग्रेटरी लोकस्ट यानी टिड्डा बनने के लिए इंजेक्शन लेता है, जिसके पैर कीड़ों की दुनिया में सबसे शक्तिशाली होते हैं और वह 90 मंजिला इमारत जितनी ऊंची छलांग लगा सकता है। जैसे ही वह अपने सटीक किक्स से तिलचट्टों को मारता है, मीना जॉइंट एशियन मेंटिस में बदल जाती है, जिसके दौरान तीर जैसे पैर हर चीज को चीर देते हैं। साथ मिलकर काम करते हुए वे सभी तिलचट्टों को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही धुंध छटती है वे पास में एक पिरामिड देखकर दंग रह जाते हैं। इसी बीच एक तिलचट्टा दूर से इन लोगों पर भी नजर रख रहा है। अचानक पता चलता है कि वह बोल सकता है और उसके पास एक फ़ोन है, जिसका इस्तेमाल वह होंडा को कॉल करने और उसे ये बताने के लिए करता है कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। होंडा उसे कोमाची से दूर रहने की सलाह देता है क्योंकि बदलने के बाद उसका कीड़ा बहुत खतरनाक हो जाता है। फ़ोन रखने के बाद तिलचट्टा जहाज के अंदर जाता है और डोजिमा पर बंदूक तानने से पहले ऑक्सीजन को फिर से चालू कर देता है और उसे कैप्टन कहकर बुलाता है। जब डोजिमा हैरान होता है कि क्या हो रहा है, तो उस जीव का शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता है और अंदर एक म्यूटेट हुई असुका दिखाई देती है। वह एक एमरल्ड कॉकरोच वास्प है, जिसका डंक उसे तिलचट्टों के दिमाग को कंट्रोल करने की ताकत देता है। जब वह मरने वाली थी तब उसने इन जीवों को बहलाया और उन्हें आपस में ही लड़वा दिया। पता चलता है कि असुका और इतुरो दोनों ही शुरू से गुपचुप तरीके से होंडा के लिए काम कर रहे थे। असुका डोजिमा को मार देती है और फिर इतुरो पर थोड़ा पानी फेंकती है, जिसका म्यूटेशन मध्य अफ्रीका के स्लीपिंग टायरनोमिड से आया है। ये कीड़ा कभी नहीं मरता क्योंकि खतरे में होने पर यह सुप्तावस्था में चला जाता है और इसे जागने के लिए बस पानी की जरूरत होती है। इतुरो के जागने के बाद वह और असुका उस अंडे की जांच करते हैं जिसे उन्हें होंडा के लिए लाना है, जो कि दूसरी पीढ़ी का तिलचट्टा है। जब इतुरो जहाज को फिर से चालू करने में लगा होता है, ननाव के शरीर से वह सफ़ेद धागा निकलना जारी रहता है। बग 2 का एक्टिवेशन कोमाची और बाकी लोगों को तब दिखता है जब वह ड्रोन सामने आता है, जिसे होंडा कंट्रोल कर रहा है। वह उस तिकड़ी को उस सारे बैटल डेटा के लिए धन्यवाद देता है जो उसने इकट्ठा किया है और खुलासा करता है कि इतुरो ने ही जहाज को खराब किया था। डोजिमा की मौत के बारे में बताने के बाद होंडा समझाता है कि बग 1 का पॉड धरती पर वापस आ गया था और अपने साथ एक तिलचट्टे का सिर लाया था। उसने सरकार से संपर्क किया और तिलचट्टों को सुपर सोल्जर के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया और उसे अपराधियों पर प्रयोग करने की अनुमति मिल गई क्योंकि आम अंतरिक्ष यात्रियों के अपने उसूल होते थे। असली मिशन हमेशा उस अंडे को वापस पाना था।
तिलचट्टों को मारना नहीं, उनके द्वारा देखे गए पिरामिड की वजह जेनेटिक मेमोरी है, और तिलचट्टे असल में एलियंस हैं जिन्होंने उन जीन्स के निर्देश पर मंगल पर जाने से पहले मानवता का इस्तेमाल किया था। उस पल इतुरो निकलने के लिए तैयार हो जाता है और उसे याद आने लगता है कि उसने यह मिशन क्यों स्वीकार किया था। उसके कई भाई बहन थे और माँ बीमार थी, पर वे लोग बहुत गरीबी में जी रहे थे और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। इतुरो एक ज़रूरी रिसर्च पर काम कर रहा था जिसे वो अपने प्रोफेसर की सिफारिश से बेचकर अमीर बन सकता था। बदकिस्मती से प्रोफेसर ने इतुरो को फंसा दिया ताकि ऐसा लगे कि उसने अपने साथी पर हमला किया है, और उसे निकाल दिया गया। दूसरी तरफ असुका ताकत के लालच में इस प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। अचानक अंडा समय से पहले फूटने लगता है और उसमें से 2 कॉकरोच निकलते हैं। असुका उन्हें अपनी शक्ति से काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन ये दूसरी पीढ़ी के कॉकरोच और भी ज्यादा विकसित हैं, इसलिए वो नाकाम रहती है। जैसे ही बग्स 2 उड़ान भरता है, वो जीव असुका को आसानी से मार देते हैं और बाकी कॉकरोचों को मदद के लिए बुलाते हैं। जल्द ही जमीन पर मौजूद सभी कॉकरोच अपने पंख फैलाकर जहाज की ओर उड़ने लगते हैं, जिससे उसमें खराबी आ जाती है। एक इंजन में धमाका होते ही अंदर मौजूद कॉकरोच इतुरो पर हमला कर देते हैं, जो अपनी बेहोशी की हालत खत्म करने के लिए खुद को फौरन इंजेक्शन लगा लेता है। भारी उथल पुथल के बाद बग्स 2 बग्स 1 के पास क्रैश हो जाता है और कॉकरोच उन तीनों पर हमला कर देते हैं, जो मुकाबला करने के लिए खुद को बदल लेते हैं। शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन फिर अंडे से निकले विकसित कॉकरोच लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और बहुत तेजी और ताकत से हमला करते हैं। जल्द ही मीना अपने ही हाथ से मारी जाती है, इसलिए जिन खुद को दूसरी डोज लगा लेता है, जिससे वो और भी ज्यादा कीड़े जैसा दिखने लगता है। कोमाची भी वैसा ही करता है और अब मुकाबला बराबरी का हो जाता है, जिससे दोनों आदमी कॉकरोचों को तेजी से मारने लगते हैं। जिन तीसरी डोज लेने का फैसला करता है और उसके पंख निकल आते हैं, जिससे वो आसमान में कॉकरोचों से लड़ पाता है और उन्हें जहाज से टकराकर कुचल देता है। दुर्भाग्य से कॉकरोच आते रहते हैं और दोनों थकने लगते हैं। कोमाची की चेतावनियों को अनसुना कर जिन और ज्यादा डोज ले लेता है, जिसकी वजह से वो बाद में फिर कभी इंसान नहीं बन पाएगा। वो एक विकसित कॉकरोच पर हमला करता है और पैर से उसके पेट में वार करता है, फिर एक लात मारकर उसका सिर काट देता है। हालांकि वो भी अपनी हद तक पहुंच चुका है, इसलिए थककर जमीन पर गिर जाता है। कोमाची जिन के शरीर को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन दूसरा विकसित कॉकरोच उसके डंक पकड़कर दोनों को तोड़ देता है, जिससे अब कोमाची के घूंसे बेअसर हो जाते हैं। जब लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी अचानक एक जादुई चमकता हुआ जीव उनकी ओर उड़ता हुआ आता है और पूरे इलाके में चमकती हुई धूल फैलाने लगता है। पता चलता है कि ये नानाव है, जो एक रेशम के कीड़े वाले पतंगे में बदल गई है। उसके पास पतंगे के पंखों की धूल में आग लगाने की शक्ति है, जिससे जल्द ही एक जबरदस्त धमाका होगा। जिन कहता है कि ये उन्हें बचाने के लिए एक बलिदान है, तो कोमाची नानाव से ऐसा न करने की भीख मांगता है और उसके पंख निकल आते हैं और वो उसकी ओर उड़ने लगता है। उसी पल एक कॉकरोच उस पर गोली चलाता है, जिससे धूल में आग लग जाती है और एक बड़ा धमाका होता है। जैसे ही सारे कॉकरोच मरने लगते हैं, जिन ऊपर उड़कर कोमाची को सही वक्त पर बचा लेता है, लेकिन नानाव फिर से मर जाती है। धमाके से बग्स 1 भी हिल जाता है और पानी का गिलास इचिरो के चेहरे पर गिरता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। उसके पीछे एक कॉकरोच हमला करने ही वाला होता है, लेकिन इचिरो को अपनी माँ से किया वादा याद आता है और वो जिंदा रहने के लिए उस जीव को बेरहमी से मार डालता है। आखिरकार जिन अब और नहीं उड़ पाता और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। जब कोमाची की आंख खुलती है, तो वो देखता है कि जिन पूरी तरह से कीड़ा बन चुका है, लेकिन वो अब भी बोल सकता है। जिन कोमाची से कहता है कि वो उसके बिना धरती पर चला जाए और नानाव के बलिदान का सम्मान करने के लिए जिंदा रहे। तभी कोमाची देखता है कि कुछ कॉकरोच बच गए हैं, जिनमें एक विकसित वाला भी है, लेकिन वे काफी कमजोर हैं। कोमाची उस विकसित कॉकरोच को घूंसा मारता है, लेकिन उसे मारने के बजाय वो उसे जाने देने का फैसला करता है। बाद में कोमाची जहाज के अंदर जाता है और देखता है कि इचिरो अभी भी जिंदा है। वो उसे गद्दार कहता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इचिरो अपनी बंदूक निकालकर उस कॉकरोच को मार देता है जो कोमाची की जान लेने वाला था। आपस में समझौता करके दोनों एस्केप पॉड ढूंढ लेते हैं और धरती की ओर उड़ जाते हैं। बाकी कॉकरोच उनके पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन विकसित वाला उन्हें रोक देता है। इस बीच धरती पर होंडा देखता है कि इचिरो ने उसके सिस्टम को हैक कर लिया है ताकि पूरी दुनिया को सच दिखाया जा सके। हालांकि होंडा को परवाह नहीं है, वो बस कुछ समय के लिए छिप जाएगा और फिर अपना आइडिया बेचने के लिए कोई और सरकार ढूंढ लेगा। उसकी असिस्टेंट अचानक बताती है कि वो शुरू से ही जापानी सरकार के लिए काम कर रही थी और उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन होंडा के पास एक सुरक्षा कवच है जो गोली को रोक देता है। फिर वो एक मशीनी मकड़ी छोड़ता है जो उसे मार देती है। अंतरिक्ष यान में इचिरो इस मिशन में शामिल हर किसी का पर्दाफाश करने की कसम खाता है, जबकि कोमाची कहता है कि वो अपने साथियों की कब्रें बनाएगा और फिर मंगल ग्रह पर वापस जरूर आएगा।